नमस्कार विद्यार्थियों, आप घर पे कुशल मंगल से होंगे, अच्छी तरह अध्ययन कर रहे होंगे और अपना पॉलिटिकल का क्लास चल रही थी लगातार आपकी। तो पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या मान लो मल्टीमीडिया पर क्या है सिलेबस चल रहा है कि साहब सिलेबस हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। इसलिए जब तक कोई आधिकारिक सूचना ना आए तब तक उस सिलेबस को आप जैसे पढ़ाई करो वो जारी रखें उस पढ़ाई को। तो अपना पॉलिटिकल साइंस के भाग ब का इकाई फर्स्ट का पहला पार्ट आपको पढ़ाया था। अब उस आइडिया से अपन बीच बीच में से पार्ट पढ़ा रहे हैं कि साहब अपनी किस्मत अच्छी हो तो अपन ने पढ़ाए वो सारे रह जाए मान लो सिलेबस में। और वैसे 50% कोर्स तो अपना इस किताब का तो होने वाला है। तो इकाई सेकंड का अपन यहाँ इकाई फर्स्ट का तीसरा पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन। इकाई सेकंड का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और तीसरे अध्याय का नाम है संघीय शासन के आधारभूत तत्व हैं। मैंने पीछे क्लासें ली, उसमें आपको बताया था भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसको बताओ? संघीय शासन को अपनाया। और संघीय शासन किसे कहते हैं ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। संघीय शासन का मतलब होता है कि साहब जिस देश एक आजकल क्या है विशाल देश हैं, बड़े देश हैं, विविधताओं वाले देश हैं, इसलिए क्या है इन विविधताओं को एक साथ लेकर चलने की प्रक्रिया, यानी विभिन्न प्रांतों को और विभिन्न राज्यों को एक लेकर चलने की प्रक्रिया, उसको संघीय शासन कहते हैं। एकात्मक शासन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में शासन न हो। और एकात्मक शासन ज़्यादातर क्या छोटे राज्यों में संभव है, लेकिन जहाँ जहाँ भी बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से मान लो, जनसंख्या की दृष्टि से मान लो, वहाँ पर क्या है शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था पाई जाती है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को संघीय शासन के स्वरूप को स्वीकार किया। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संघीय शासन है। भारत के अलावा अनेक ऐसे देश हैं विश्व में जहाँ पे संघीय शासन को अपनाया। जैसे आपने एक नाम सुना होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने संघीय शासन है। इसके अलावा कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है ना, स्विट्जरलैंड है, रूस है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे संघीय शासन को स्वरूप को स्वीकार किया गया है। संघीय शासन का मतलब होता है कि साहब विभिन्न स्तर पर सरकार का निर्माण किया जाता है और जो स्थानीय शासन होते हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और उनको अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उन स्थानीय शासन को मिलाकर एक केंद्र सरकार होती है। यानी विभिन्न स्तरों पर सरकारों को मिलाकर एक संघ का निर्माण होता है, एक केंद्र का निर्माण होता है, उसको अपन संघीय शासन कहते हैं। तो भारत में संघीय शासन को अपनाया गया और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन भारत की विविधताओं को देखकर अनेक राज्यों का निर्माण हुआ और वर्तमान में अपने संघीय शासन में वर्तमान में अपने क्या है 28 राज्य, कितने राज्य बताओ? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, तो पहले आते थे 29 राज्य, कितने बताओ? 7 केंद्र शासित प्रदेश। 29वां राज्य उसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया, उसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से वर्तमान में संघीय शासन का रूप आपको मिलेगा तो कितने राज्य मिलेंगे? 28 राज्य और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे आपको। कितने राज्य बताओ? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप में पुरानी किताब है तो उसमें आपको 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे, लेकिन वो स्वरूप चेंज हो चुका है। और मेरे हिसाब से धारा 370 को उठाने के बाद अपने देश में राज्यों की संख्या रह गई 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 रह गए, है ना। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य बताओ? 28 राज्य हैं। तो एक संघीय रूप को अपनाया। तो इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि साहब ऐसे तत्वों का अध्ययन करेंगे संविधान में, मान लो शासन व्यवस्था में मान लो, कुछ ऐसे बातों का अध्ययन करेंगे जो क्या अपने शासन को संघीय रूप प्रदान करते हैं।
कौन सा रूप प्रदान करते हैं बताओ? संघीय रूप। इसमें एक छोटा क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाए वालों कि साहब भारतीय शासन को संघीय रूप प्रदान करने वाले 4 तत्वों का वर्णन कीजिए साहब। ऐसी विशेषताएं, 4 विशेषताएं बताइए जिससे भारत का शासन संघीय रूप दिखाई देता है। तो संघीय रूप को प्रदर्शित करने वाले तत्वों पर अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं संघीय रूप प्रदर्शित करने वाला। वो सबसे पहला पॉइंट है, देखो वो आता है आपका शासन शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा। स्पष्ट विभाजन। यानी पहला पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जो प्रदर्शित करता है कि साहब भारत में संघीय शासन को अपनाया गया है। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, यानी संविधान ने क्या है, अपने संविधान ने शासन की शक्तियों का विभाजन कर दिया है। जैसे संघीय शासन का मतलब क्या होता है? विभिन्न स्तर पर सरकार होती है। जैसे मान लो मुख्य रूप से 2 स्तर पर सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अस्पष्टता न रहे, इसलिए स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया है और कार्यों का बंटवारा कर दिया कि साहब ये कार्य केंद्र सरकार को करने हैं, ये कार्य राज्य सरकार को करने हैं और ये कार्य दोनों मिलकर करेंगे। तो 3 सूचियां बना दी इसमें, उसको अपन स्पष्ट रूप से आपने पहले पढ़ा होगा, यहाँ पर और बता देते हैं आपको। संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा आता आपका कौन सा? समवर्ती सूची। 3 सूचियां स्पष्ट रूप से कार्यों का स्पष्ट रूप से 3 भागों में बांट दिया। संघीय सूची, संघीय सूची का मतलब क्या होता है? मैंने आपको केंद्र सरकार राज्य सरकार पढ़ाया, उसमें बताया था। संघीय सूची का मतलब क्या होता है? संघीय सूची का मतलब होता है कुछ ऐसे विषय बाकायदा स्पष्ट रूप से संसद में लिख दिए गए, संविधान में लिख दिए गए कि साहब इन विषयों पर केंद्र सरकार या संसद कानून बनाएगी। कौन कानून बनाएगी बताओ? संसद ये कानून बनाएगी। और ये अपने अनुच्छेद 246, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246 में बाकायदा वर्णन किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे यहाँ पर अपन देखें 97 विषय हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, उन 97 विषय पर कानून कौन बनाएगी बताओ? कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। इसके अलावा 66 विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाएगी बताओ? राज्य सरकार बनाएगी। इसके अलावा 47 विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएगी। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद हो तो, कि समवर्ती सूची पर अगर मान लो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे तो किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। किसका मान्य होगा बताओ? केंद्र का मान्य होगा। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर कुछ विषय जो मुद्दे छूट गए हैं, मान लो लाइफ में इतने विषय थोड़ी हैं, इसके अलावा बहुत सारे विषय छूट सकते हैं। जो छूट गए, अस्पष्ट और छूट गए विषय हैं, वो क्या है? केंद्र सरकार या संघीय सूची में शामिल कर दिए जाते हैं कि साहब उस पर कौन कानून बनाएगी बताओ? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो इस प्रकार से इस पॉइंट का अध्ययन करके हम पाते हैं कि साहब भारत ने कौन से शासन को अपनाया? संघीय शासन को। क्यों 2 स्तर पर सरकार है, उन 2 स्तर पर सरकारों को स्पष्ट रूप से काम का बंटवारा कर दिया। एक केंद्र सरकार जो 97 विषय पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार 66 विषय पर कानून बनाएगी, दोनों मिलकर 47 विषय पर कानून बनाएंगे। अपने संविधान अनुच्छेद 246 में बाकायदा शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इन शक्तियों के बंटवारे से हमें देखने को मिलता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने किसको अपनाया बताओ? संघीय शासन को अपनाया है। किसको अपनाया बताओ? संघीय शासन को। फिर देखो दूसरी बात, पहला पॉइंट समझ में आया होगा आपके। दूसरा पॉइंट देखें अपन, जो संघीय शासन का रूप देखने को मिलता है वो आता है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका।
यानी यहां पर देखो एक कैसे है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे संघीय स्वरूप को दिखाता है। यानी ये देखो कैसे दिखाता है कि साहब न्यायपालिका अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष है, उसके ऊपर संघ या केंद्र सरकार का कोई प्रतिबंध या दबाव नहीं है। जैसे आपने न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़े होंगे, उसमें मैंने बताया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें निर्णय करेगा, निष्पक्ष होकर निर्णय करेगा। उसमें ना तो केंद्र सरकार का पक्ष लेगा ना ही राज्य सरकार का पक्ष लेगा। तो अपनी न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है। विवादों का निपटारा देखो, संघीय शासन केंद्र और राज्य के बीच विवाद होंगे, उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। और न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, इसका मतलब दोनों का बराबर की सुनेगी, और बराबर की सुनेगी तो राज्य को बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका प्रदर्शित करती है किसको बताओ, संघीय शासन के स्वरूप को। किसको बताओ, संघीय शासन के स्वरूप को। तीसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं, वो आता है संविधान की सर्वोच्चता। यानी यहां पर देखो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब यह है, यानी अपने देश में पूरे देश का एक संविधान है और संविधान सबसे ऊपर है। संविधान के अधीन है कौन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्रीय शासन और राज्य शासन किसके अधीन है बताओ, संविधान के अधीन है। तो यहां पर केंद्र की मनमानी नहीं चलती है, ना ही राज्य की मनमानी चल सकती है। यानी इसका मतलब देखो यहां पर, जैसे पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया आपको, अनुच्छेद 246 दोनों को बराबर की शक्तियों में बांटता है। वैसे संविधान सर्वोच्च है, संविधान के ऊपर ना तो केंद्र सरकार है ना ही राज्य सरकार है, सर्वोपरि क्या बताओ, संविधान है। इसमें आपके किताब में दिया होगा, उस लाइन को हटा देना के साथ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश का एक संविधान है। लेकिन अब ये लाइन भी हट चुकी है, जम्मू कश्मीर में भी अलग से संविधान नहीं है, अब पूरे देश का एक संविधान है। पहले जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान था, लेकिन 370 धारा को हटाने के बाद, पिछले साल 370 धारा को हटाए गए, उसके बाद संविधान एक हो गया। तो पूरे देश में एक संविधान है, सर्वोच्च है संविधान। इसका मतलब वो ना तो केंद्र सरकार निरंकुश हो सकती है, ना ही राज्य सरकार देश से अलग हो सकती है। सर्वोपरि क्या बताओ, संविधान है। तो ये भी अपन को क्या प्रदर्शित करता है बताओ, संघीय शासन को प्रदर्शित करता है। चौथा पॉइंट देखो, एकल नागरिकता। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, एकल नागरिकता। यानी यहां पर देखो, अब ये तो आप कहीं पढ़ोगे तो पाओगे कि साहब ये तो एकात्मक रूप प्रदर्शित करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर संघीय रूप को प्रदर्शित करने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्योंकि जैसे मान लो आपने एक आड़ू में कहावत सुनी होगी साहब, आड़ू क्या हो तो हिंदी कहावत मान लो कि साहब दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ 2 टुकड़ों में हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ 2 टुकड़ों में हुआ, भारत और पाकिस्तान। तो आगे से ऐसा विघटन न हो, राज्य सरकार और राज्य सरकारें देश से अलग होने की कोशिश न करें, इसलिए क्या है, पूरे देश में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई, तो एकल नागरिकता प्रदान की गई है। इन पूरे देशवासियों के लिए नागरिकता एक है। यानी वो चाहे जम्मू कश्मीर का निवासी हो, चाहे कर्नाटक का निवासी हो, चाहे आसाम का निवासी हो, चाहे राजस्थान का निवासी हो, सबसे पहले वो भारत का नागरिक है, उसके बाद स्टेट का निवासी है। सही है ना। तो एकल नागरिकता यहाँ पर प्रदान की गई है। आगे आ रहा है, देखो 5वां पॉइंट आ रहा है जिसको अपन देखें, केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों को सदन, राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका है में राज्यों का सदन, राज्यसभा।
इसका अर्थ यह है केंद्रीय व्यवस्थापक या संसद के 2 सदन आपने पढ़े होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा चुनाव मैंने समझाया होगा किस प्रकार से पूरे देश से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। राज्यसभा का चुनाव मैंने बताया होगा किस प्रकार से होता है। तो राज्यसभा का चुनाव अगर आपने अध्ययन किया है तो किसका नेतृत्व करता है बताओ? राज्यों का नेतृत्व करता है। किसका नेतृत्व करता है बताओ? राज्यों का। यानी राज्यों का अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था है कौन सी बताओ? राज्यसभा। राज्यों का अधिकारों का हनन न हो इसलिए क्या है, एक तरह से क्या बताओ, एक सदन निर्धारित किया गया है जो क्या राज्यों का अधिकारों की रक्षा करता है। अब अमेरिका भी संघीय शासन है, पता हो आपको? तो अमेरिका में 50 राज्यों का एक संघ है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था सीनेट है। तो वहाँ पर प्रत्येक राज्य को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया है, 2-2 सदस्य प्रदान किए गए हैं। लेकिन भारत में मैंने अंतर बताया था, भारत में राज्यसभा में सदस्यता किस आधार पर बताओ? जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर बताओ? जनसंख्या अनुपात में राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन ये राज्यसभा सदन है वो एक तरह से किसके अधिकारों की रक्षा करता है बताओ? राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। किसके अधिकारों की रक्षा? तो राज्यों में। तो राज्यों का अधिकारों की रक्षा करने वाला राज्यसभा सदन है, इसलिए अपन इसको संघीय शासन कह सकते हैं। किसको? भारत को। फिर आता है देखो यहाँ पर, यानी प्रमुख तत्व देख रहे हैं संघीय शासन के भारत के। कौन सा पॉइंट हो गया था ये? 5, छठा पॉइंट देखेंगे। राज्यपाल का पद। आपने अगर राज्य सरकार का अध्ययन ढंग से किया है तो राज्यों में राज्यपाल का पद होता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? केंद्र का। किसका प्रतिनिधित्व करता है बताओ? केंद्र का। यानी केंद्र और राज्यों के संबंध को बनाए रखने के लिए राज्य का प्रभाव केंद्र का प्रभाव बना रहे कहाँ पर बताओ? राज्य में। और राज्य स्वतंत्र और एक तरह से निश्चल न हो सके या मान लो देश से अलग होने की संभावना न हो, उसके लिए इसलिए क्या है, राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया है जो केंद्र के बीच राज्य के बीच कड़ी का कार्य करता है। और केंद्र और राज्य के संबंध बनाए रखने का कार्य करता है, राज्य पर केंद्र का प्रभाव बनाए रखने का कार्य करता है। राज्य पर किसका प्रभाव बताओ? केंद्र का। यानी देखो राज्यपाल क्या काम करता है? केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का कार्य करता है, दोनों में संपर्क बनाए रखने का कार्य करता है और साथ साथ में राज्य पर केंद्र का प्रभाव बनाए रखने का कार्य करता है। 2 तरह से कार्य करता है राज्यपाल। केंद्र और राज्य के बीच संपर्क सूत्र होता है, केंद्र और राज्य के बीच संपर्क सूत्र बनाए रखने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है और साथ साथ में राज्य का के ऊपर केंद्र का प्रभाव बना रहे ये कार्य राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल का पद भी एक तरह से महत्वपूर्ण तत्व है। फिर आता है आपके एकात्मकता का प्रभुत्व है। यानी यहां पर ये क्या है देखो, यानी अपने देश के संघीय शासन की यह भी मुख्य विशेषता है। क्या मुख्य विशेषता? कि एकात्मकता का प्रभुत्व है। यानी भारत में 2 स्तर पर सरकार है। कितने स्तर सरकार बताओ? 2 स्तर पर। कौन सी? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन ऐसे बहुत सारे तत्व देखने को मिलते हैं जिससे अपन को पता चलता है कि साहब एकात्मकता का प्रभाव है। यानी ये क्यों अपनाया संविधान निर्माताओं ने? कि देश के और अधिक टुकड़े न हो, इसलिए क्या एकात्मकता को प्रभुत्व दिया है। यानी केंद्र सरकार को प्रबल बनाया है। इसको दूसरे शब्दों में कहें, केंद्र सरकार को प्रबल बनाया है। और केंद्र सरकार को प्रबल बनाने वाले विभिन्न पॉइंट आप देखे होंगे, अध्ययन किया होगा। जैसे मान लो मैंने आपको सूचियों में बताऊं, आपको सूचियों में 3 सूचियां हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार प्रभावशाली है और राज्य सूची में मैंने बताया था आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बना सकते हैं बताओ? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 356 में मैंने बताया था 356 एक ऐसा तत्व है जो राज्य पर किसका प्रभाव स्थापित करता है बताओ? केंद्र का प्रभाव स्थापित करता है। इस प्रकार एकल नागरिकता है वो भी क्या है? एकात्मकता का प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखो भारत ने संघीय शासन को अपनाया है, लेकिन उस संघीय शासन में एकात्मकता या केंद्र को प्रबल बनाया है। एकात्मकता के प्रभाव देखने को मिलते हैं और केंद्र मजबूत है। तो इस प्रकार से पॉइंट आप इसका अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा कि साहब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताया आपको कि साहब जैसे मान लो आपके अनुच्छेद 356 है साहब, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, राज्यपाल का पद है साहब, एकल नागरिकता है,
इस प्रकार सूचियों में भी क्या है, समवर्ती सूची में केंद्र प्रभावशाली है, और राज्य सूची के विषय पर भी आपातकालीन स्थिति में राज्य कौन बताओ, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इस प्रकार एकात्मकता प्रभुत्व देखने को मिलता है। कैसे बताओ, भारतीय संघीय शासन में। अब आगे पॉइंट देखेंगे अपन। ये हो गया साहब आपके पॉइंट कंप्लीट ही हो गया एक तरह यहाँ पर। कौन सा, संघीय रूप को प्रदर्शित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। संघात्मक शासन, भारत ने संघात्मक शासन को अपनाया है, तो संघात्मक शासन को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व अपन ने यहाँ पर देखे हैं कि साहब किस प्रकार से आप कह सकते हो, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ पर कि भारत एक संघीय शासन है, कैसे सिद्ध कीजिए साहब। भारत ने संघीय शासन को अपनाया है, कैसे सिद्ध कीजिए, तो आपको ये 5-7 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। लघुतरात्मक क्वेश्चन आ जाए उसमें 3-4 पॉइंट पूछ लें, और पॉलिटिकल का पेपर ध्यान रखना हमेशा टुकड़ों में आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो 1 नंबर का होता ही है, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन में तो पॉइंट ऑटोमेटिक होते हैं। तो भारत में संघीय शासन को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख तत्व अपन ने देखे, है ना। आज क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही अपन रखेंगे, फिर एकात्मकता के लक्षण अगली क्लास में देखेंगे कि साहब कौन कौन से तत्व हैं जो एकात्मकता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो आज अपन ने देखा है संघीय शासन किसे कहते हैं, और संघीय शासन को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, सही है ना। और अब शीघ्र ही 1-2 दिन में आपको व्हाट्सएप पर टेस्ट का मैसेज आएगा, टेस्ट का विषय भी डाल दिया जाएगा, और आप लगातार अध्ययन करते रहो, और जो भी सिलेबस आएगा, जो भी सूचना आएगी, समय समय पर आपके संपर्क या आपको सूचना प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।